अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जैसा कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, आज का हमारा टॉपिक है आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स एंड लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स के दरमियान में कंपैरिजन करेंगे कि हमारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमारे लिए क्या बेहतर है, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर या लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। फ्रेम्ड स्ट्रक्चर और लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का शुरू में हम इंट्रोडक्शन देंगे। पिछली वीडियो मेरी बहुत लंबी हो गई थी, तो कोशिश करेंगे इस दफ़ा बहुत ज़्यादा तेज़, ज़रा जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नॉलेज डिलीवर कर सकूँ इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ पीरियड। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि फ्रेम स्ट्रक्चर और लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर की डेफिनेशन के ऊपर। फ्रेम स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर जिसमें बीम और कॉलम्स मौजूद होते हैं। दूसरी तरफ लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है जो सिंपल दीवारों के ऊपर एक स्लैब डाली गई है। फ्रेम स्ट्रक्चर को अगर आप पर्टिकुलरली डेफिनेशन देखना चाहेंगे, आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर की मेन चीज़ कैसे पता चलेगा। आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर है, इसमें लोड जो है वो आपकी स्लैब का लोड या कोई भी लाइव या डेड लोड जो स्लैब के ऊपर मौजूद है, स्लैब का अपना लोड ट्रांसफ़र होता है ज़मीन तक थ्रू बीम्स, कॉलम्स एंड देन फुटिंग्स। इसके बरक्स दूसरी तरफ आएंगे लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के अंदर वो स्ट्रक्चर जिसमें हम स्लैब रेस्ट करवाते हैं दीवारों के ऊपर, इसका टोटल लाइव या डेड लोड जो भी स्लैब के ऊपर मौजूद है और स्लैब का अपना लोड ट्रांसफ़र होता है ज़मीन तक थ्रू दीज मेजेंट्री वॉल्स। ये ब्लॉक मेजेंट्री भी हो सकती है, ब्रिक मेजेंट्री भी हो सकती है। मेजेंट्री किसी भी किस्म की मेजेंट्री के ज़रिए, किसी भी किस्म की दीवार के ज़रिए वो वज़न ज़मीन तक ट्रांसफ़र हो रहा है। आ जाते हैं डिफरेंसेस के ऊपर। तीन मेन डिफरेंसेस, जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, तीन मेन डिफरेंसेस लिखे गए हैं। पहला तो लोड ट्रांसफ़र पाथ, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो इसकी मेन चीज़ है। लोड ट्रांसफ़र पाथ दोनों का डिफरेंट होता है, एक में बीम कॉलम्स मौजूद हैं, दूसरे के अंदर बीम कॉलम्स मौजूद नहीं हैं और दीवार के ज़रिए लोड ट्रांसफ़र हो रहा है। आरसीसी स्ट्रक्चर के अंदर आपको थिन वॉल्स मिलेंगी, क्योंकि वॉल के ऊपर अपना लोड वॉल के ऊपर स्लैब का कोई लोड नहीं आ रहा, जबकि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में हमें कंपैरेटिवली थिक वॉल्स रखनी पड़ती हैं। इस आरसीसी स्ट्रक्चर में कॉलम्स और बीम्स होते हैं, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में कॉलम और बीम नहीं होता। फ़ायदे, फ्रेम स्ट्रक्चर के क्या फ़वाइद हैं, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के क्या फ़वाइद हैं। इस सबसे पहले आते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर के ऊपर। स्लाइड आप देख सकते हैं कि आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है, जहाँ जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में आप फ्रेम को जितना मर्ज़ी ऊपर लेकर जाते जाएं, उसके लिए कैलकुलेशंस थोड़ी सी चेंज होंगी। अलबत्ता बहुत इजी है कंपैरेटिवली फ्रेम लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर की निस्बत। फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर आप हाई राइज बिल्डिंग बहुत इजीली बना सकते हैं, बल्कि मोस्टली हाई राइज बिल्डिंग्स आप फ्रेम स्ट्रक्चर में ही बनाते हैं। मेजेंट्री स्ट्रक्चर में अगर बनाएंगे तो वॉल की थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा। कंपैरेटिवली अगर प्रॉपरली डिज़ाइंड है तो एक आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर की निस्बत ज़्यादा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होता है। पॉइंट नंबर 2 के लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, लेकिन अगर सही डिज़ाइन किया गया हो, अगर सही डिज़ाइन नहीं है या कुछ किसी किस्म का फ्लॉ है तो ये मोर वल्नरेबल भी हो सकता है कि आपका लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर ना गिरे, फ्रेम स्ट्रक्चर पहले गिर जाए अगर प्रॉपरली नहीं बनाया गया। तीसरी चीज़ फ्लोर एरिया या कारपेट एरिया। दीवारें बनने के बाद कमरे का फ्लोर एरिया जिस पे हम कारपेट बिछा सकते हैं, उसको कारपेट एरिया कहते हैं। वो कारपेट एरिया आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर की निस्बत ज़्यादा मिल जाता है, दीवारों की थिकनेस कम होने की वजह से। एक्सकेवेशन कंपैरेटिवली लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर की निस्बत आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर अगर आपकी आइसोलेटेड फुटिंग्स हैं तो उसकी एक्सकेवेशन की कॉस्ट कम होगी। हम क्योंकि बात कर रहे हैं छोटे पैमाने की। बड़े पैमाने पर जाते जाएंगे, अगर राफ्ट है तो ऑब्वियसली एक्सकेवेशन तो उतनी की उतनी ही होनी है फिर, या अगर बेसमेंट है आपके पास तो वो बेसमेंट की अगेन एक्सकेवेशन नीचे से शुरू हो रही होगी, उसमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। लेबर इंटेंसिटी, ये लेस लेबर इंटेंसिव होता है आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर। आप इंटेंसिटी से मुराद है कि मेहनत, लेबर की मेहनत लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर पे ज़्यादा होती है बनिस्बत आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर के। आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर शटरिंग लगेगी और अंदर कंक्रीट फोर हो जाएगी, चुनाई के ऊपर इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं हो रही होगी बनिस्बत लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के। इसी हिसाब से पॉइंट नंबर 6 पे आएंगे तो इट कंज्यूम्स लेस ब्रिक्स, ईंटें कम लगेंगी। ये लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है,
आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर है। आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर टोटल लोड जो है वो फ्रेम बेयर कर रहा है, तो ईंटें, दीवार कम होगी तो ईंटों की क्वांटिटी भी कम होगी। नंबर 7, कंस्ट्रक्शन वेस्ट कंपैरेटिवली कम होता है। ब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास आधे आधे पीसेस बचते हैं, कुछ झड़ता है, ज़्यादा हिस्सा झड़ता है, तो उसकी निस्बत कंपैरेटिवली कम वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है ये। आर्किटेक्चरल नंबर 8 पे है हमारे पास कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में फ्लेक्सिबिलिटी इन आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। आप बग़ैर दीवारों के लॉन्ग स्पैन्स दे सकते हैं, बीच में कोई दीवार नहीं होगी, बहुत बड़े बड़े हॉल हो सकते हैं आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि यूँ समझें कि आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर के जो फ़वाइद हैं वो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स की रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसी तरीके से लोड बेयरिंग के जो फ़वाइद होंगे वो आरसीसी की रिस्ट्रिक्शंस होंगे। नंबर 9 पे चलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इन चेंजिंग रूम डायमेंशन। चेंजिंग रूम डायमेंशन, हम लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी रूम की कोई दीवार निकाल के रूम को बड़ा कर सकते हैं, रूम को वापस छोटा भी कर सकते हैं। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में दीवार के ऊपर स्लैब का लोड मौजूद है, अगर आप दीवार निकाल देंगे तो क्रैक आने का भी खदशा है और कंप्लीट फॉल होने का भी खदशा है। डिपेंड्स के दीवार कौन सी निकाली गई है, उस पर क्या लोड था। नंबर 10, कैंटिलीवर एलिमेंट इजीली प्रोवाइड किया जा सकता है आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर। आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास बीम्स होती हैं, आपने कहीं से बीम को एक्सटेंड किया, उसका कैंटिलीवर बनाया, उसी के ऊपर स्लैब कैंटिलीवर स्लैब डाली, वो एक कैंटिलीवर कंप्लीट एक्सटेंड हो सकता है ईजीली बनिस्बत लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में बीम्स मौजूद नहीं है, आपको बीम इंक्लूड करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, पॉसिबल है उसमें भी, लेकिन द थिंग इज़ के आरसीसी स्ट्रक्चर में कंपैरेटिवली ईजी है। नंबर 11, थिकनेस ऑफ वॉल फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टिल एक्स्थ फ्लोर रिमेन्स सेम। कि जो थिकनेस दीवार की ग्राउंड फ्लोर लेवल पे है वही थिकनेस आपकी 10th फ्लोर पे और 12th फ्लोर पे भी हो सकती है। जबकि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा हाइट में तो बनाए नहीं जाते, लेकिन वॉल की थिकनेस नीचे कंपैरेटिवली ज़्यादा रखी जाती है। अगर बहुत ज़्यादा मतलब आप 3 स्टोरीज तक जा रहे हैं तो उम्मीद होती है कि 13 इंच की दीवार है, नेक्स्ट पे 9 इंच की दीवार होगी, तो मतलब नीचे आपको दीवार की थिकनेस बढ़ानी पड़ती है। इसके बाद आ जाते हैं नंबर 12, लार्ज स्पैन एरियाज़। इसमें पॉसिबल हैं, जैसे कि पहले हमने कहा था फ्लेक्सिबिलिटी इन आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में वही सेम चीज़ है कि फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चरल डिज़ाइन इसीलिए था कि लार्ज स्पैन पॉसिबल। नंबर 13, लार्ज ओपनिंग्स। दीवार के अंदर आप कभी कभार ये भी हो सकता है दीवार ना दें, तो आप कंप्लीट खिड़की दे सकते हैं, क्योंकि उस पर वज़न तो आपका फ्रेम पे आ रहा है, तो उस फ्रेम के अंदर बीम के ऊपर आ रहा है और बीम से कॉलम्स पे ट्रांसफ़र हो रहा है, बीम सेंटर पोर्शन के ऊपर लोड नहीं दे रही। तो बहुत बड़ी बड़ी सारी ओपनिंग्स, बहुत बड़ी सारी खिड़कियाँ दी जा सकती हैं। एडवांटेजेस ऑफ लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। एडवांटेजेस ऑफ लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में नंबर 1 पे है हमारे पास कि ये लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, इसमें हमारा सरिया कंपैरेटिवली कम यूज़ हो रहा होता है, कंक्रीट हमारी कम यूज़ हो रही होती है बनिस्बत आरसीसी स्ट्रक्चर के। वहाँ हमारे पास ईंटें कम यूज़ हो रही थी, यहाँ हमारे पास कंक्रीट और स्टील कंपैरेटिवली कम यूज़ हो रहा है। नंबर 2, अगर कंक्रीट कम यूज़ हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि शटरिंग और मशीनरी, हैवी मशीनरी वो कम यूज़ हो रही होगी, डायरेक्ट लेबर से काम, ज़्यादा काम लेबर से हो जाएगा। नंबर 3, लेस प्रोन टू कोरोजन। आरसीसी स्ट्रक्चर की निस्बत आरसीसी स्ट्रक्चर की कंक्रीट, जो सरिये के बाद आपने कंक्रीट कवर दिया हुआ है, वो गल के कंक्रीट कवर उतरने के जो कोरोजन का प्रोसेस है, वेदर का जो इफ़ेक्ट है बिल्डिंग के ऊपर, वो कंपैरेटिवली कम होता है इन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स बनिस्बत आरसीसी स्ट्रक्चर्स के। नंबर 4, रिपेयरिंग कॉस्ट। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर की रिपेयरिंग कॉस्ट कंपैरेटिवली कम है आरसीसी स्ट्रक्चर के। यहाँ रिपेयरिंग कॉस्ट से मुराद स्ट्रक्चर की रिपेयरिंग कॉस्ट है। इट्स नॉट अबाउट फिनिशिंग के पेंट दोबारा करने की या प्लस्तर की कॉस्ट नहीं, स्ट्रक्चर की रिपेयरिंग कॉस्ट। अगर कहीं पे क्रैक डेवलप हो गया, आपका स्ट्रक्चर क्रैक होना शुरू हो गया, आपके पास मेजेंट्री में क्रैक आ गया, अगर वो आरसीसी स्ट्रक्चर है तो मेजेंट्री क्रैक में आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि हमारा मेन स्ट्रक्चर, हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर तो डैमेज नहीं हो गया, कहीं मेरी प्लिंथ बीम में क्रैक है या नहीं है, या मेरी रूफ बीम में क्रैक है या नहीं है, या स्लैब में क्रैक है या नहीं है। और उसके बाद हमें एक अल्टरनेट सपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ती है। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आपके पास एक जगह क्रैक आया,
आप अगर वो क्रैक रुक गया है तो मतलब उसके काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अगर हम उस डिस्कशन में जाएंगे तो बहुत लंबी डिटेल हो जाएगी। तो आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5, टेक्निक ऑफ वर्क या लेबर की या जो भी आपकी डिज़ाइनिंग स्किल्स हैं, अगर वो इसमें कंपैरेटिवली आप लैग कर रहे हैं तो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिंपल मेजनरी है, मेजनरी अगर सही तरीके से लगाई गई है और उसके ऊपर दीवार रख दी गई है और उसके ऊपर स्लैब रख दी गई है तो इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निक रिक्वायर्ड नहीं है। आपको लेबर की कोताहियाँ भी इसमें कवर हो जाती हैं। जैसे मसाला बनाने के अंदर कंक्रीट मिक्स करने में कंक्रीट की स्ट्रेंथ अचीव ना हो रही हो तो वो चीज़ें यहाँ कंपैरेटिवली कवर हो रही होती हैं। वहाँ एक हमारा कंक्रीट का एलिमेंट क्रिटिकल एलिमेंट था, उसके अंदर स्टील भी था। नंबर 6, कंपैरेटिवली लेस स्किल्स आर रिक्वायर्ड। सेम तकरीबन वही बात है जो ऊपर की गई है। टेक्निक मिक्सिंग टेक्निक और लेबर की गलतियाँ वो थी, और ये है स्किल्स से मुराद है कि कहाँ कॉलम आना चाहिए था, कहाँ कॉलम नहीं आना चाहिए था। ये चीज़ें कंपैरेटिवली लेस रिक्वायर्ड हैं लोड बेरिंग स्ट्रक्चर के अंदर। नंबर 7, लेस थर्मल एंड साउंड इंसुलेशन इज़ रिक्वायर्ड। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर मोर इंसुलेटिंग होता है बनिस्बत आरसीसी स्ट्रक्चर के। आरसीसी स्ट्रक्चर में आपके पास छोटी दीवार है तो जल्दी गर्म हो जाएगी और जल्दी हीट ट्रांसमिट करेगी बाहर की अंदर, या अंदर की कूलिंग जल्दी लूज़ करेगी बाहर की तरफ। सेम जो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में दीवार की थिकनेस ज़्यादा है, मेजनरी है, मोटी मेजनरी है, तो वो इंसुलेशन आपको एक सेपरेट इंसुलेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नंबर 8, जॉइंटिंग डिटेल। बीम और कॉलम का जहाँ जॉइंट हो रहा है आरसीसी स्ट्रक्चर के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। या स्लैब का और बीम का जॉइंट, या बीम का और कॉलम का जॉइंट, और या कॉलम का और फुटिंग का जॉइंट्स जहाँ पर भी आ रहे हैं फ्रेम स्ट्रक्चर में वो इम्पॉर्टेंट हैं, उनके ऊपर ख़ास तवज्जो चाहिए। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में नहीं भी होगी तो चले, बहुत ज़्यादा ये ना हो कि स्लैब रेस्ट ही ना कर रही हो दीवार पे, वो तो बेसिक है, मतलब उसमें कोई क्रिटिकलिटी इन्वॉल्व नहीं है कि सरिया किस तरीके से बेंड होगा या कौन सी चीज़ किसके साथ पोर होगी। इस टाइप की डिफ़िकल्टीज़ हमारे पास लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में नहीं है। आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में हमें ये डिफ़िकल्टीज़ हैं। नंबर 9, लेस स्किल। डिज़ाइन में भी और एग्जीक्यूशन में भी हमें इतनी ज़्यादा स्किल्स नहीं चाहिए लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में। लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर इज़ नॉट अफेक्टेड। अगर कुछ फैक्टर्स को, नंबर 10 है हमारे पास कि स्ट्रक्चरल लाइफ इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होती अगर हमारे पास डिज़ाइन डेफिशिएंसीज़ हैं या एग्जीक्यूशन डेफिशिएंसीज़ हैं, हम कुछ स्ट्रिक्ट कोड्स फॉलो नहीं कर पा रहे या हम स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर पा रहे। कुछ स्टैंडर्ड्स हैं आरसीसी स्ट्रक्चर के अंदर, हमें वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर के अंदर स्लाइडली कॉम्प्रोमाइजिंग हो सकता है, आप उस पर जा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कंपैरिजन, कॉस्ट कंपैरिजन। मेन चीज़ जब हम छोटा घर बना रहे होते हैं तो हमारे पास कॉस्ट कंपैरिजन होता है। एक छोटा सा मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, अगर हम लोड बेरिंग स्ट्रक्चर और आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर को कंपेयर करेंगे तो एक 15 फुट की दीवार ली है मैंने, 15 फुट डायमेंशन लगी हुई है, एक जगह डायमेंशंस कुछ मिसिंग है, दोनों 15-15 फुट की मैंने एक दीवार ली है। 15 फुट की दीवार है, एक फ्रेम स्ट्रक्चर के साथ बनाई है सेम हाइट के लिए, 10 फुट हाइट दीवार की है आफ्टर प्लेथ, और सेम लोड बेरिंग स्ट्रक्चर के लिए 10 फुट हाइट। इन दोनों का हम कॉस्ट कंपैरिजन करके देखते हैं कि कॉस्ट का क्या इफेक्ट आता है, एक दीवार पे कॉस्ट का क्या इफेक्ट आता है। एक दीवार का इफेक्ट से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कंप्लीट स्ट्रक्चर पे क्या इफेक्ट आएगा। बात वैसे तो तकरीबन सबको पता होगा कि लोड बेरिंग स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली सस्ता है। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर की इस एक दीवार की कॉस्ट, एक रफ़ कॉस्ट निकाली है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, एक रफ़ कॉस्ट है, उसमें एक्सकेवेशन हमारे पास, एक्सकेवेशन की कॉस्ट कंपैरेटिवली लोड बेरिंग में ज़्यादा हो गई है, फ्रेम स्ट्रक्चर में कंपैरेटिवली कम है। बाकी मेजनरी की कॉस्ट, क्योंकि मेजनरी है ही मेजनरी उसमें, तो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में मेजनरी की कॉस्ट ज़्यादा है, आरसीसी स्ट्रक्चर में कम है। लेकिन लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में किसी किस्म की कोई फ्रेम की कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, आरसीसी की कॉस्ट कोई इन्वॉल्व नहीं है, कोई स्टील की कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। वो सिर्फ आरसीसी स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है, आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है। इस 15 फुट की दीवार
जो हमारी लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में बन रही है, ये अप्रॉक्सीमेटली डबल के रेट के ऊपर आपके पास आरसीसी स्ट्रक्चर में बन रही होगी। मकसद इस उसका ये था कि अगर आप लोड बेरिंग स्ट्रक्चर आप आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं, एक घोड़ चाल चल रही होती है कि आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर बन रहा है शहरों में, सब आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। डजेंट मैटर, दे डोंट नो कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, दे डोंट नो इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हुए एक डिज़ाइन कैपेबिलिटी रिक्वायर्ड है, कुछ डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड हैं जो कि फॉलो करना बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप उनको फॉलो नहीं कर रहे तो आपके आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर का आपको फ़ायदा नहीं है, नुकसान। आप यूँ समझिए कि वो अक्सर हमारे यहाँ एक स्टैंडर्ड चल रहा है कि लोड बेरिंग स्ट्रक्चर की तरह दीवारें बनाई जाती हैं और बाद में खांचों के अंदर कंक्रीट सरिये छोड़ के खांचों में कंक्रीट भर दी जाती है कि दीवार पर भी वज़न आएगा बीम का पोरिंग के टाइम पे। इट्स लाइक के बीम ऊपर वाली दीवार पे वज़न दे रही होगी, और कॉलम्स के अंदर इस किस्म की गफलतें बरती जाती हैं कि वो आपकी वॉल कंपैरेटिवली कॉलम की निस्बत मजबूत होती है। तकरीबन स्लैब का वज़न जो है वो उस दीवार पर जा रहा होता है। क्या कोताहियाँ होती हैं, अगर वो हम डिस्कस करेंगे, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्या कोताहियाँ हैं फ्रेम स्ट्रक्चर बनाने में जो हम कर रहे हैं। छोटे पैमाने के स्ट्रक्चर जो हम अपने घर के लिए बनाते हैं, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहिए बनिस्बत फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए। कि अगर आपका कॉन्सेप्ट बैक साइड में फ्रेम स्ट्रक्चर की तरफ जा हायर कॉस्ट स्पेंड कर रहे हैं, अगर आप फ्रेम स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं तो उसका मकसद, अगर आपका स्ट्रेंथ है कि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो जब तक प्रॉपर स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए जा रहे, जब तक उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं की जा रही, वो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर से कंपैरेटिवली लेस फिजिबल है क्वालिटी वाइज। उसकी क्वालिटी वो नहीं है जो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर की आपको मिल जाएगी इन छोटे कम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए। मेरी रिकमेंडेशन, पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि इवन शहरों के अंदर भी अगर आप किसी छोटे से एक ठेकेदार से कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं और आपको नहीं पता कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या है और दीवार की स्ट्रेंथ क्या है और किस तरीके से फ्रेम स्ट्रक्चर खड़ा होना चाहिए, अगर आप खुद सोचें कि अगर आपने उसमें से दीवारें निकाल दी हैं, बहुत छोटे, काफ़ी मैंने बहुत सारी बिल्डिंग्स देखी हैं, बिल्कुल 3 इंच के 3.5 इंच 4 इंच का कॉलम, 4 इंच थिकनेस का कॉलम कंस्ट्रक्ट किया हुआ है और उसमें कंक्रीट ऐसी है कि उसको आप चिप करके बाहर निकाल सकते हैं। ये फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं है। ये फ्रेम स्ट्रक्चर है तो फ्रेम स्ट्रक्चर, आपने अपने दिमाग में फ्रेम स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन इसका लोड, वो फ्रेम उसमें से दीवार निकाल दें, वो आपके सामने गिर जाएगा, आपको भी पता होगा कि ये गिर जाएगा। ऐसा फ्रेम स्ट्रक्चर किसी काम का नहीं है। मेरी तरफ से रिकमेंडेशन अभी भी यही है कि स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर सकते, कॉस्ट भी आपको सस्ती मिलेगी। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर की छोटे रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात हो रही है, कमर्शियल लेवल पे हम बात नहीं कर रहे, छोटे पैमाने की बात कर रहे हैं अपने घर के लिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या कोताहियाँ हैं जो हम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन करते हुए, जो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन करते हुए, अपने घर बनाते हुए हम कौन सी कोताहियाँ हैं, कौन से बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं जो हम कर रहे हैं। एक और वीडियो मैं बनाऊँगा जो हमारे यंग ग्रेजुएट्स पास आउट हो रहे हैं उनके लिए, कि उनको क्या करना चाहिए, जॉब कैसे मिल सकती है, क्या क्या चीज़ें हैं जो उनको फॉलो करनी चाहिए। उम्मीद है आपको मेरा चैनल पसंद आया होगा। अगर मज़ीद इस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।